आपके साथ शालिनी राणा। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको बौद्धिक संपदा के अधिकार और कॉपीराइट एक्ट से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। साथ में इस मसले से जुड़े आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ ऋषिपाल सिंह जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है ऋषिपाल जी। अगर आपका इस मसले पर कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279337। हमारा दूसरा नंबर है 012061279338। 012061279337। हमारा दूसरा नंबर है 012061279338। ऋषिपाल जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कॉपीराइट अधिनियम क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, कॉपीराइट अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो उससे पहले हम ये समझते हैं कॉपीराइट अधिनियम जो होता है वो किस चीज का होता है जी। जो बौद्धिक संपदा होती है या बौद्धिक जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, जैसे हम समझते हैं दो तरह से प्रॉपर्टी होती है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कोई प्रॉपर्टी आप कोई मकान कह सकते हैं, सोना कह सकते हैं, चांदी कह सकते हैं, इसको हम टच कर सकते हैं, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। जो व्यक्ति या उसका कोई परिवार जो बहुत समय में इनकम करके किसी तरीके से जनरेट करता है तो संपत्ति बनी जी। ऐसे ही जब कोई व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके और कोई ऐसी प्रॉपर्टी को जनरेट करता है, जो कोई पुस्तक हो सकती है, कोई कविता हो सकती है, कोई नाटक हो सकता है, कोई कहानी हो सकती है, कोई कंप्यूटर के अंदर या कंप्यूटर का प्रोग्राम हो सकता है, कोई दवाई हो सकती है, या मान लीजिए कोई मशीन हो सकती है, मशीन का पार्ट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो ये सारी जो चीजें जो एक व्यक्ति अपनी बौद्धिक क्षमता से बनाता है, उन सारी चीजों संपत्तियां उनको बौद्धिक संपदा कहते हैं, या उसको जो हम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे हमें एक व्यक्ति को ये अधिकार होता है कि अपनी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उस फिजिकल प्रॉपर्टी को बनाए रखने का, उसको दूसरे लोगों से बचाए रखने का उसको अधिकार होता है, ऐसे ही बौद्धिक जो प्रॉपर्टी होती है, संपदा होती है, उसको भी बचाने का, उसको बचाए रखने का उसको अधिकार होता है। जी। अब जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है या आईपीसी के प्रोविजंस जो पहले थे जो बीएनएस में हो गए हैं, जैसे अगर किसी प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति अगर अवैध कब्जा करता है या गलत इस्तेमाल करता है या किसी तरह से उसको नुकसान पहुंचाता है, उसको अधिकार है। इसी प्रकार से जो अलग से एक विशेष कानून जिसको कॉपीराइट एक्ट बोलते हैं उसको बनाया गया, जिसके अंदर इस तरह की जो बौद्धिक जो प्रॉपर्टी है, क्षमता है, जो बौद्धिक संपदा है, उसको बचाने के लिए अधिनियम बनाया गया है। यानी एक व्यक्ति जो अपनी बौद्धिक क्षमता से, अगर मान लीजिए कोई लेखक है या मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कलाकार है, वो जिस भी प्रॉपर्टी का संपदा का जो निर्माण करता है, जो उसकी अपनी मौलिक जो क्षमता से निर्माण होती है, उसका जो फायदा उठाना या उसको इस्तेमाल करने का अधिकार उसी के पास होता है, या कितना सीमित अधिकार वो दूसरों को दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके अधिकार को बनाने के लिए और जो बाकी लोग जो इस तरह से बौद्धिक क्षमता का विकास करके और लगातार अनुसंधान करते हैं, उनको उत्साहित करने के लिए ये जो कॉर्पोरेट अधिनियम को लाया गया, जिससे कि उन जो व्यक्ति बौद्धिक क्षमता का इस्तेमाल करके किसी चीज का निर्माण करते हैं, बौद्धिक संपदा का निर्माण करते हैं, जिससे कि वो संपदा सुरक्षित रहे, उनका लाभ उनको मिले, और जो और व्यक्ति जो भविष्य में आने वाले वो भी उत्साहित रहे कि ऐसी क्षमता अगर वो बौद्धिक संपदा बनाते हैं तो वो संपदा जो है उनकी ऐसा नहीं छीन ली जाएगी या उसको इस्तेमाल नहीं होगा, या उनका जितनी उन्होंने उसके बाद कार्य किया है, जितनी मेहनत की है, वो बेकार चली जाएगी। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एक जो 1957 के अंदर जो कॉर्पोरेट अधिनियम था उसको लाया गया। तो उसके बाद लगातार इसमें जो चेंजेस हो गए हैं, परिवर्तन लगातार, जैसे हम जानते हैं सोसाइटी चेंज हो रही है, इकोनॉमी चेंज हो रही है, तरीके चेंज हो रहे हैं, लगातार कॉपीराइट के अंदर जो चेंज आते रहे हैं, और ये कॉर्पोरेट अधिनियम इसी काम के लिए विशेष रूप से समग्रता से लाया गया है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे एआई द्वारा निर्मित कार्यों को कॉपीराइट अधिनियम के तहत कैसे संरक्षित किया जाता है। देखिए,
जैसे हम सब जानते हैं कि एआई का जो प्रयोग है वो पिछले कुछ सालों में, विशेष तौर पर भारत में तो पिछले 2 से 3 सालों में ही ज्यादा बढ़ा है या जी, उसका इस्तेमाल ज्यादा हुआ है। उससे पहले यूरोप और अमेरिका में एआई का प्रयोग बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। जी, अब अपने आप में जो कॉपीराइट या बौद्धिक जो संपदा है, उसके जो अधिकार है और उसका जो कानून है, उस कानून का जो इस्तेमाल है और जो एआई के द्वारा जो इस्तेमाल है, वो अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। फॉर जी, एग्जाम्पल मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने किसी चित्र का निर्माण किया और वो चित्र का निर्माण या मान लीजिए पिक्चर का निर्माण जो है वो उसकी अपनी, या मान लीजिए किसी ने पेंटिंग करी, वो जी, पेंटिंग उसके कलर उसका कॉम्बिनेशन सब कुछ उसके अपना प्राइवेट उसकी प्रॉपर्टी है और वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन जब एआई का इस्तेमाल करते हैं तो एआई का इस्तेमाल करके वो सारे रेजोल्यूशंस हैं वो सारे के सारे कॉपी किए जा सकते हैं। उनको बिना किसी उस मौलिक जो प्रति है उसको छेड़े उसकी प्रॉपर्टी में चेंज किया जा सकता है। उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम बात करते हैं किसी पोर्ट्रेट की या पेंटिंग की बात करते हैं। जी, किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग बनाई है, लेकिन एआई का यूज करके उसके उसपे बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं। लेकिन जो मौलिक जो व्यक्ति मतलब जिसका अधिकार है, जिसका निर्माण है, उसको ऐसी स्थिति में कोई लाभ नहीं होता। अभी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं कि जैसे, क्योंकि एआई का जो इस्तेमाल है वो जी, मशीनी इस्तेमाल है और मानव की क्षमता से ज्यादा अच्छे से काम करती है। तो वो जो एआई का जो इस्तेमाल है वो बौद्धिक क्षमता द्वारा कोई भी चीज तैयार की गई उससे और बेहतर हो सकता है। अब ये अपने आप में चुनौती है कि एआई का प्रयोग करते हुए ये देखना है, कानून में परिवर्तन लेके आना है लगातार कि एआई के प्रयोग से जो मौलिक जो लोगों की जो क्षमता है, जो उन्होंने निर्माण किया है, संपदा का निर्माण किया है, या उनका जो अपनी जो क्षमता उनकी बढ़ रही है, उसको कहीं जो कुठाराघात ना हो। तो अपने आप में इस क्षेत्र में अगर हम बात करते हैं तो एआई का जो यूज है और जो कॉपीराइट है, इसमें बहुत सारी गुंजाइश है। लगातार इसमें परिवर्तन आ रहे हैं लगातार, क्योंकि ये अपने आप में कोई ऐसा कॉडिफाइड लॉ नहीं है। जी, तो इसमें लगातार लगातार जो जजमेंट्स है हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, और लगातार लगातार इनसे संबंधित जो कानून है वो विकसित हो रहे हैं। जी। ज़्यादा जानकारी लेंगे आपसे कि फिल्मों और टीवी शो के कॉपीराइट का उल्लंघन कैसे रोका जा सकता है? देखिए, फिल्मों के अंदर आपने देखा होगा कई बार जो कोई लेखक होता है, वो लेखक कहता है कि मेरी एक पर्टिकुलर कहानी थी, उस कहानी का इस्तेमाल जो है किसी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी इजाजत के जो है उसको कहानी को इस्तेमाल कर लिया। या मान लीजिए कोई फिल्मों में आप देखते हैं कोई जो ट्यून्स होती हैं, जो साउंड की जो ट्यून होती है, जी, या मान लीजिए साउंड के रिदम होते हैं, उसका कोई व्यक्ति जो है उसको कॉपी कर लेता है। तो इस तरह से जो ये नियम है, इनको रोकने के लिए अगर कोई व्यक्ति इस तरह से वो करता है, तो सबसे पहले जो जो व्यक्ति जो आहत व्यक्ति है या विक्टिम है या जिसको नुकसान हुआ है, वो या वो कंपनी, वो सबसे पहले तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है नोटिस जारी करती है। नोटिस जारी करने के बाद जो कोर्ट के अंदर वो दोनों तरीके से क्रिमिनल दावा भी डाल सकते हैं, सिविल भी डाल सकते हैं। सिविल में अगर वो कहते हैं कि इनकी इनकी कॉपी करने से जो है हमें इतना लॉस हुआ है, इतना हमें नुकसान हुआ है, उस नुकसान की भरपाई इस तरीके से हो सकती है। तो वो नुकसान की भर, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति ने कोई कहानी बनाई और उससे पहले कहानी की चोरी हो गई और वो फिल्म बन गई, तो जी, जिस व्यक्ति ने वो कहानी बनाई थी तो वो तो दोबारा उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। तो उसको अपने लॉस को वो कैसे कैलकुलेट करता है कि हाँ भाई मैंने इसको कहानी को बनाने में 3 साल लगाए, 5 साल लगाए, 10 साल लगाए, इस सबको लिखा। तो वो अपनी क्षमता के हिसाब से जो है अपने लॉस को कैलकुलेट करके सिविल दावा भी डाल सकता है। इसके अलावा जो कॉपीराइट अधिनियम में जो उल्लंघन है वो अपने आप में एक कानूनी अपराध है। तो उसमें जो सजा है वो 6 महीने से लेकर और 3 साल तक की सजा भी अगर कोई व्यक्ति कोर्ट को लगता है कि उसने डेलिबरेट तरीके से जो है वायलेशन किया है, तो वो भी हो सकती है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे पुस्तकों के कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर क्या दंड हो सकता है? पुस्तकों का जो कॉपीराइट है ये भी देखिए, आपने कभी आप बहुत गौर से करेंगे तो बहुत सारी पुस्तक जो है, जो बहुत महंगी महंगी पुस्तकें होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो कॉपीराइट का या मान लीजिए उसको जो वायलेशन करने का, उसमें कुछ थोड़े बहुत कंटेंट जो होते हैं वो चेंज कर देते हैं और उस कंटेंट्स को चेंज करके अपने नाम से या किसी दूसरे नाम से उसको जारी कर देते हैं। जी, या अदरवाइज जो बुक्स हैं
उनकी मियर जो फोटोकॉपी है, जिसको हम बोलते हैं साइक्लोस्टाइल कॉपी बना के सेम की सेम कॉपी बनाई थे। अगर नई बुक आप बात करेंगे तो नई बुक मान लीजिए 1000 की, 2000 की, 3000 की होगी। लेकिन वही अगर मान लीजिए उसकी उसकी फोटो स्टेट हो जाएगी या मान लीजिए प्रिंट दूसरा हो जाएगा, अब तो वो मुश्किल 100 या 200 रुपए की होगी। जी। नेचुरली जो उसका राइटर होता है, उस राइटर को जब भी एक राइटर एक पुस्तक का निर्माण करता है, तो वो उसके पब्लिशर को इजाजत देता है कि 2000, 5000, 10,000 कॉपी जो है वो छाप सकता है। जी। अगर सपोज कीजिए पब्लिशर 10,000 कॉपी छापता है, तो 10,000 कॉपी जो रॉयल्टी होती है वो राइटर को मिलती है। लेकिन जिन कॉपी को वो पब्लिशर नहीं छाप रहा, कोई और व्यक्ति छाप रहा है और उसको लेखक को जानकारी नहीं है, तो जितनी पुस्तक है उसके रॉयल्टी उसको नहीं मिलेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है वो पूर्ण रूप से उसका लाभ होगा। और इसमें दोनों मतलब कानून लगते हैं। सिविल रूप में भी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको उससे जुर्माना भी वसूल किया जा सकता है। और इसके अलावा जो कॉपियां हैं वो सारी सारी कॉपियां जब्त हो सकती हैं और वो उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती है और संस्थान के ऊपर भी ताला लगाया जा सकता है। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कॉपीराइट अधिनियम के तहत कौन से कार्य संरक्षित होते हैं? देखिए, जैसे कॉपीराइट की हम जब सबसे पहले हमने ये शुरुआत करी थी बौद्धिक क्षमता से कि भाई जब कॉपीराइट की बात करते हैं तो हमने बहुत मौलिक रूप से किसी व्यक्ति ने मौलिक रूप से किसी चीज का क्या किस चीज को पैदा किया है, या मान लीजिए सबसे पहले तो वो ये साबित करता है कि हाँ इसकी जो मूल रचना है या मूल इसका जो निर्माण है वो कुछ भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया, वो कोई पुस्तक हो सकती है, वो कोई कहानी हो सकती है, वो कोई नाटक हो सकता है, वो कोई मेडिसिन हो सकती है, उसका फॉर्मूला हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो सबसे पहले तो उसको ये साबित करना होगा कि मौलिक रूप से ये मेरा है। जब वो ये साबित करता है कि मौलिक रूप से मेरा है, तभी उससे संबंधित जितने उसका जो संरक्षण है वो हो सकता है कि उसका संरक्षण करने के लिए कॉपीराइट अधिनियम लागू हो कि भाई उसकी बिना इजाजत के कोई भी व्यक्ति उस जो सॉफ्टवेयर को कॉपी नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होते हैं उनको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके जो है ग्रे मार्केट में वो बहुत इजीली बिकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है कॉपीराइट का उल्लंघन होती है। तो इन सबको संरक्षित करने के लिए, रोकने के लिए जो कंपनीज भी काम करती हैं, कंपनीज उसके ऊपर सॉफ्टवेयर को वॉच रखती है किस तरह से उनको रोका जा सके। इसके अलावा जो कंपनी के जो ऑब्जर्वर्स होते हैं वो लगातार मार्केट के अंदर वर्कआउट करते हैं, पता लगाते हैं कहाँ पर ये जो गलत काम या मान लीजिए पायरेटेड मटेरियल बिक रहा है। अगर उनको पता लगता है तो उसको संरक्षित करने के लिए, उसको बचाव करने के लिए, उसको यूज को रोकने के लिए वो संबंधित जो पुलिस अधिकारी है तुरंत उनके पास जाके कंप्लेन कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में पुलिस अधिकारी को ये अधिकार होता है कि एफआईआर दर्ज करेगा। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस संस्थान जहाँ पर वो पायरेटेड सामान है वो वहाँ पे रेड डाल सकता है, उस सारे सामान को जब्त कर सकता है और व्यक्ति के खिलाफ उसको अरेस्ट करता है और फिर उसको संबंधित न्यायालय में पेश करेगा। तो उसमें बहुत सारे अधिकार है संरक्षित उसको रोकने के लिए। कि सबसे पहला अधिकार तो आपको पुलिस के पास है कि सीधा पुलिस के पास आप जा सकते हैं जी। और एफआईआर दर्ज होगी और जितना भी मटेरियल है जो पायरेटेड है वो सबको सब जब्त किया जाएगा। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे कॉपीराइट पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है और इसके क्या लाभ होते हैं? देखिए, कॉपीराइट का जो फाइलिंग है या पंजीकरण है वो अपने आप में जो व्यक्ति बौद्धिक क्षमता का निर्माण करता है, बौद्धिक संपदा का निर्माण करता है, उसके अधिकार को बनाने की सबसे बड़ी एक पहली प्रक्रिया है जिसमें भी वो अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकता है। अगर कोई व्यक्ति अगर कोई भी जैसे फॉर एग्जांपल हमने बताया था जो भी हमारी बौद्धिक क्षमता से उत्पन्न किया कोई भी चीज है जिसको भी वो पुस्तक बोल सकता है या कोई नाम बोल सकता है या कोई फॉर्मूला बोल सकता है, अगर वो उसको कॉपीराइट कराना चाहता है तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक जो कॉपीराइट ऑफिस होता है उस कॉपीराइट ऑफिस के अंदर जाके आपको उसका एक फाइलिंग करनी पड़ती है। आपको जो भी जिस चीज कॉपीराइट कराना चाहते हैं वहाँ पे आप जो ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी जाकर अपनी पूरी डिटेल बताएंगे आप किस चीज को कॉपीराइट कराना चाहते हैं, वो उसकी एप्लीकेशन देंगे। एप्लीकेशन देने के बाद जो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स जो डिपार्टमेंट आपसे वो करता है डिमांड करता है आपको डिमांड देने की डॉक्यूमेंट, उसके बाद जो उसकी रिक्विजिस्ट फीस है वो भी आपको देनी होती है। उसके बाद कॉपीराइट जो आप डिमांड कर रहे हैं उसकी जांच होती है। कॉपीराइट ऑफिस सामान्य तौर पे जो उनका अपना सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के द्वारा वो जांच करता है कि ये कॉपीराइट ऐसा तो नहीं किसी और व्यक्ति ने करा रखा है, जी। या कॉपीराइट कराने के जो सामान्य अधिनियम है जैसे मान लीजिए कुछ समय होता है कि मान लीजिए 50 साल के बाद 30 साल के बाद या कोई ऐसी सामान्य चीज है जो कोई कॉपीराइट जो व्यक्ति ये नहीं कर सकता कि हाँ भाई ये मेरा कॉपीराइट है, उसकी जांच होती है।
जांच होने के बाद उसको जो उनकी वेबसाइट पर डाला जाता है कि ये व्यक्ति या वो संस्था या कोई और भी जो है इसको कॉपीराइट कराना चाहता है। कराने के बाद जब उसकी इंफॉर्मेशन को साइट पे डाला जाता है तो जो ऑब्जेक्टर्स होते हैं, कोई और व्यक्ति जो उससे संबंधित उसी चीज के कॉपीराइट का मान लीजिए दावा करता है, जो कहता है कि इस पे ऑलरेडी पहले कॉपीराइट दिया जा चुका है या इसके ऊपर कॉपीराइट नहीं बनता है, या मान लीजिए कोई पार्ट, कोई बहुत सीक्वेंस है, सीक्वेंस में कोई ऐसा पार्ट है जो पहले से कॉपीराइट के अधीन में नहीं आता या वो ऑलरेडी उस पर उल्लंघन है, तो ऑब्जेक्शन वो व्यक्ति वो संस्था फाइल कर सकती है। ऑब्जेक्शन की सुनवाई होती है, जो कॉपीराइट अधिकारी होता है वो ऑब्जेक्शन सुनता है, दोनों पार्टी का ऑब्जेक्शन सुनता है। ऑब्जेक्शन सुनने के बाद वो दो काम कर सकता है, या तो उस ऑब्जेक्शन को वो निरस्त कर सकता है या उस ऑब्जेक्शन को वो अलाउ करके कॉपीराइट की एप्लीकेशन को डिसमिस कर सकता है। अगर इस केस में अगर कोई कॉपीराइट की एप्लीकेशन डिसमिस होती है या मान लीजिए किसी व्यक्ति की जो ऑब्जेक्शन डिसमिस होते हैं, तो उसको अधिकार होता है कि संबंधित हाई कोर्ट में जाके, क्योंकि सीधा हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में जाके और रिट के अंदर वो कॉपीराइट जो ऑफिस है उसके खिलाफ जो है कार्रवाई कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से मेरा कॉपीराइट बनता था या नहीं बनता था, जो भी अधिकार आपके थे, तो उस तरीके से आप अपने अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं। अब बात करते हैं इसके लाभ। जी। निश्चित रूप से जब भी कॉपीराइट किसी व्यक्ति को मिलता है तो एक तो उसके उस व्यक्ति को कॉपीराइट से पहचान मिल जाती है कि हाँ इस व्यक्ति का इस अमुक क्रिया पर अमुक कोई उसकी जो कृति है उस पर कॉपीराइट है। जब कॉपीराइट बनता है तो कॉपीराइट होने के बाद वो पब्लिकली लोगों को पता लगता है कि इस व्यक्ति को, जैसे कोई पुस्तक है उसका, उस बुक है उसके ऊपर उसका राइटर का कॉपीराइट होता है, लोगों को पता लगता है इस बुक का राइटर या इस टॉपिक का राइटर जो है जी। ये वो है, लेखक है, तो बाकी लोग उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। वो एक पब्लिशर के अलावा एक कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरे को भी दे सकता है। ऐसे ही मान लीजिए कोई किसी दवाई का फॉर्मूला है, अगर वो उसने मान लीजिए किसी एक एक कंपनी को दिया है तो वो उस कंपनी के अलावा उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके दूसरी कंपनी को दे सकता है। कोई सॉफ्टवेयर है वो एक से, तो ये तभी हो सकता है जब एक व्यक्ति ने कॉपीराइट करा रखा हो, तभी उस व्यक्ति को कॉपीराइट कराने से लोगों को जानकारी मिलती है, जानकारी मिलने से उसको लाभ मिलता है। और अगर ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, जब आपने कॉपीराइट करा रखा, कोई व्यक्ति उसको उल्लंघन करता पाया जाएगा तो तभी तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे। जब जी। आपने अपना खुद का कॉपीराइट नहीं करा रखा तो आप कैसे कार्रवाई करेंगे? तो दूसरे व्यक्ति को उसके राइट को चैलेंज करने के लिए जरूरी है कि आपका कॉपीराइट के अंदर जो है फाइलिंग हो और आपको कॉपीराइट मिला हुआ हो, तभी आप उस कॉपीराइट के अंदर जो है दूसरे व्यक्ति को आप सू कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में केस डाल सकते हैं। जी। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर एआई द्वारा कोई निर्मित कार्य है तो उसके कॉपीराइट का मालिक कौन होगा? हाँ, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि एआई के द्वारा जो भी काम हो रहा है, जैसे एग्जांपल हम बात करते हैं किसी पेंटिंग की बात करें, किसी पेंटिंग को एआई के द्वारा उसको और इम्प्रूव कर दिया गया, जी। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि उस वो जो प्रति थी वो ओरिजिनली किसकी थी, जिसकी ओरिजिनली होती है उसको उसका मौलिक अधिकार माना जाता है और उसको ही कॉपीराइट दिया जाता है। एआई के अंदर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं उस इम्प्रूवमेंट को कॉपीराइट जिसको मिला हुआ है वो कितनी इजाजत देता है, या मान लीजिए वो उसको एआई के अंदर उसकी इम्प्रूवमेंट, अगर वो व्यक्ति खुद इम्प्रूवमेंट कर रहा है तो कितना अधिकार मिल रहा है। तो अपने आप में कॉपीराइट और एआई, इन दोनों का जो संगम है, इसमें जो लॉ है वो प्रोग्रेसिव है, वो लगातार लॉ लॉ इवॉल्व हो रहा है, क्योंकि ये एआई हमारी नई चीज है, कॉपीराइट हमारे लिए ओल्ड है। तो दोनों में लगातार लगातार जो जजमेंट्स आ रहे हैं, लगातार लगातार जो इम्प्रूवमेंट्स आ रहे हैं, आई टेक में जो परिवर्तन आ रहा है, वो लगातार एक चेंज है जो लगातार लगातार इस क्षेत्र में कानून का विकास होता जा रहा है। और नए जजमेंट से, हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से, नए अमेंडमेंट से इस जी। क्षेत्र में लगातार लगातार जो सुधार होता जा रहा है। लेकिन मूल रूप से अभी भी माना जाता है कि मूल प्रति जिस व्यक्ति की होती है उसी को अधिकार होता है कि वो उस पर कॉपीराइट कर सके। जी। बहुत बहुत धन्यवाद इन खास जानकारी के लिए ऋषपाल जी। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही। नमस्कार।